दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर करबला के वाकये के बाद क्या हुआ था? यानी जिन लोगों ने भी करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके चंद साथियों को बड़े ही जालिमाना तरीके से शहीद किया था, तो उन तमाम शहीद करने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था और उनसे इस चीज का बदला बिल्कुल इसी तरह से किसने लिया था? तो दोस्तों, जब भी आप लोग इस अहम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को इतिहास में जो सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम मिलेगा वो होगा मुख्तार शफी का। वही मुख्तार शफी की जो उस वक्त जेल के अंदर बंद था कि जब करबला में ये सारा मैटर हो रहा था, मगर जेल के अंदर ही उसने ये कसम खा ली थी कि अगर वो जेल से निकलने में कामयाब रहा और उसको जिंदगी मिली तो कुछ करें या ना करें, लेकिन इमाम हुसैन के कातिलों से बदला जरूर लेगा। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया, क्योंकि बाद में उसने चुन चुन कर बदला लेना शुरू किया और इतिहासकार लिखते हैं कि अपने इस मिशन के तहत उसने हजारों लोगों की गर्दनों को उड़ा दिया था। करबला की वाकये में हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ जो इंसान भी जिस तरीके से इवॉल्व था, उसको हर तरीके से ढूंढ निकाला गया। अब वो चाहे दुनिया के किसी भी इलाके में जाकर छुप चुका था और उसके बाद उसको बिल्कुल उसी तरह से ही कत्ल किया गया या उसी तरह से ही सजाएं दी गई कि जिस तरह से वो करबला के उस वाकये में शामिल रहा था। दोस्तों, अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर इतिहास में पैदा होने वाले इस मुख्तार शफी नाम के इंसान ने ये सब कुछ किया था, तो जाहिर है ये उस दौर में मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन गया होगा और आज भी इसको एक हीरो के तौर पर ही देखा जाता होगा। तो आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जानकर शायद झटका लगेगा। इस इंसान को तो आज भी ज्यादातर मुसलमान कज़्ज़ाब कहते हैं, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा झूठा। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे रिवायतों में, बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे लोगों के मुंह से ये जिक्र किया गया है कि इस इंसान ने अपने आखिरी दौर में आगे बढ़ते बढ़ते सारी हदें पार कर दी थीं और फिर आखिर में तो नबूवत यानी कि नबी होने का ही झूठा दावा कर दिया था, जिसने इस इंसान को एक हीरो से डायरेक्ट एक विलेन बना दिया। मगर अब सवाल यह है कि आखिर इमाम हुसैन के कातिलों से चुन चुन कर बदला लेने वाला ये मुख्तार शफी था कौन, और एक आम फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी ये इंसान इतना ज्यादा ताकतवर बना कैसे? और क्या सच में ही इस इंसान ने नबी होने का दावा किया था या फिर मामला कुछ और ही है? तो चलिए अब इन सारे सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि मुख्तार अल शफी का जन्म इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 1 हिजरी में हुआ था और इनके जो फादर थे यानी कि अबू उबैद अल शफी, वो आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक मशहूर सहाबी माने जाते हैं। ये एक बड़े ही जबरदस्त फाइटर भी थे और किसी दौर में खालिद बिन वलीद के राइट हैंड भी माने जाते थे। हजरत उमर के दौर में पर्शियन अंपायर के खिलाफ मुसलमानों ने कादसिया नाम के जो एक मशहूर जंग लड़ी थी, उसमें मुख्तार शफी के वालिद यानी कि अबू उबैद शफी का बड़ा किरदार था। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी तहत पर्शियन अंपायर के खतरनाक हाथियों को कंट्रोल करके रखा। इवन वो इस कोशिश में खुद भी शहीद हो गए थे, मगर उन्होंने उन हाथियों को आगे न बढ़ने दिया जो बाद में मुसलमानों की जीत का एक सबसे बड़ा फैक्टर भी साबित हुआ। मुख्तार शफी का जन्म तो ताइफ के इलाके में ही हुआ था कि जो इनके कबीले का गढ़ माना जाता था, पुराना इलाका माना जाता था। मगर बाद में जब मुसलमानों ने पर्शियन अंपायर के खिलाफ मुहिम चलाई या फिर बैजेंट इन एम्पायर के खिलाफ मुहिम चलाई, तो जाहिर है इनके वालिद भी जंगों में हिस्सा लिया करते थे, तो ये लोग इराक की तरफ मूव कर गए थे। इनकी फैमिली भी वहीं पर रहने लगी थी, इसीलिए मुख्तार शफी की परवरिश भी उस कूफा में हुई थी कि जो आज के दौर के इराक की इलाके में हुआ करता था। इतिहास के कुछ एविडेंस इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि शायद ये मुख्तार शफी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, मगर ज्यादातर रिवायतें या फिर ज्यादातर हिस्टोरिकल सोर्स इस बात को डिनायर करते हैं और ये कहते हैं कि ये इंसान सहाबी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तबाई थे। फिलहाल अपने फादर की तरह ही मुख्तार शफी के अंदर भी जंग का हुनर तो कूट कूट कर भरा हुआ था। बहुत कम उम्र से ही मुख्तार शफी ने जंग या इस तरह की दूसरी मूवमेंट से जुड़ना और इनमें एक्टिव रहना शुरू कर दिया था। अगर आप लोगों ने करबला का वाकया बड़ी ही गहराई के साथ पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों के साथ
करबला की तरफ जाने से पहले अपने एक सफीर यानी कि अपने एक साथी हजरत मुस्लिम बिन अकिल को कूफा की तरफ भेजा था ताकि वो वहां के हालात का जायजा ले सके। वो जब कूफा पहुंचे थे तो मुख्तार शफी के घर पर ही रुके थे। मुख्तार शफी ने न सिर्फ उनकी हिमायत की बल्कि उनके हाथ पर बैत भी की थी। मगर फिर वही हुआ कि जो हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं कि कूफा के गवर्नर इब्ने जियाद ने न सिर्फ मुस्लिम बिन अकिल को शहीद कर दिया बल्कि जिनके घर पर वो ठहरे थे यानी कि मुख्तार शफी, उनको भी कैद में डाल दिया गया। तो इसलिए जब 61 हिजरी में करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को उनके तमाम साथियों के साथ शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त ये मुख्तार शफी जेल के अंदर थे। करबला के वाक्य के कुछ वक्त के बाद मुख्तार शफी को हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की जमानत पर रिहाई मिल गई, मगर इस शर्त के साथ कि ये अब कूफा में नहीं रह सकते हैं, इनको किसी दूसरे इलाके में जाकर रहना होगा। याद रहे कि ये वही हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर थे कि जो दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक के ना सिर्फ बेटे हुआ करते थे बल्कि मुख्तार शफी के भी करीबी रिश्तेदार थे। रिहाई मिलते ही मुख्तार शफी ने अब अपने उस बड़े मिशन पर काम करना शुरू कर दिया कि जिसकी कसम उन्होंने दिल ही दिल में जेल के अंदर ही खा ली थी। मतलब करबला के सभी गुनहगारों को सबसे पहले ढूंढना और फिर उनको चुन चुनकर सजाएं देना। अगले 4 साल के अंदर ही बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिशों के बाद अब मुख्तार शफी की ये मुहिम इतनी ज्यादा कामयाब हो चुकी थी कि हजारों बल्कि लाखों लोग इनकी इस मुहिम से जुड़ चुके थे और 65 और 66 हिजरी का दौड़ आते आते इन्होंने कूफा और उसके आसपास का पूरा इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया था, यानी वहां पर अपनी एक आजाद हुकूमत कायम कर ली थी। मुख्तार शफी की मुखालिफत करने वाले बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि मुख्तार शफी ने हजरत इमाम हुसैन के कातिलों के खिलाफ ये जो एक पूरा मूवमेंट छेड़ा था, ये पूरी एक जो मुहिम छेड़ी थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था, वरना इसके जरिए से वो अपना राजनीति चमकाना चाहते थे, यानी वो खुद पावर हासिल करना चाहते थे और अपनी एक अलग हुकूमत कायम करना चाहते थे। और इस तरह के ये जो सवाल उठते हैं, इन तमाम चीजों को समझने के लिए आपको उस दौर का मैप समझना होगा। दरअसल करबला के वाक्य के 2-3 साल के बाद ही ये जो 64 और 65 हिजरी का दौर था, ये छोटा सा बीच का वह दौर था कि जब सल्तनत बनु उमैया अचानक से बहुत ज्यादा कमजोर हुई थी और दुनिया के एक बड़े इलाके से काफी छोटे से इलाके पर सुकड़ गई थी। स्क्रीन पर आप लोगों को ये जो मैप नजर आ रहा है, ये उसी दौर का मैप है और इसी को ही इतिहास में दूसरा फितना या फिर सेकेंड सिविल वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा था कि जब मुसलमानों की जंगें मुसलमानों से ही हो रही थी। और आपको पता होगा जो पहली सिविल वॉर थी, मतलब पहली जो फितना था, वो हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दौर में हुआ था। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से आप मैप के जरिए से समझ सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम दुनिया का कंट्रोल 4 बड़ी ताकतों के पास चला गया था। पहली बड़ी ताकत का नाम तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर था कि जिन्होंने हिजाज से शुरुआत की, यानी मक्का मदीना जैसे इलाकों से, और फिर सल्तनत बनु उमैया के पीछे ही धकेलते चले गए और एक बड़े इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जो आप लोगों को ब्लू कलर्स के जरिए मैप में दिखाई दे रहा है, जबकि ये जो रेड कलर है, ये सल्तनत बनु उमैया का बाकी बचा हुआ हिस्सा था जो उनके ही कंट्रोल में था। जबकि ये जो साइड में येलो कलर का नजर आ रहा है, मतलब पिला, ये खारजी लोग थे। और इसके अलावा ऊपर ये जो ग्रीन नजर आ रहा है, ये वही मुख्तार शफी का इलाका है कि जिनके बारे में हम लोग अभी तक बात करते आ रहे हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मुख्तार शफी ने इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेने के लिए जिस कूफा के इलाके को अपना सेंटर, अपना हेड क्वार्टर बनाया था, ये कूफा का इलाका उसने बनु उमैया से नहीं छीना था, बल्कि अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की हुकूमत से काटा था। तो इसलिए जाहिर है मुख्तार शफी की दुश्मनी सिर्फ बनु उमैया से नहीं बल्कि अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर से भी थी। मुख्तार शफी ने इमाम हुसैन के कातिलों के खिलाफ ये जो बड़ी मुहिम छेड़ी थी, इसके पीछे मुख्तार शफी के इरादे नेक थे या फिर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और पावर हासिल करने के थे, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। मगर एक बात क्लियर है कि मुख्तार शफी की ये मुहिम हद से ज्यादा कामयाब साबित हुई, क्योंकि इस मुहिम के तहत सबसे पहले तो
करबला के सारे गुनहगारों को ढूंढ कर निकाला गया कि जो करबला के उस मैटर में शामिल हुए थे, और फिर उनको बड़ी ही खतरनाक से खतरनाक सजाएं भी दी गई, चाहे सिमर हो, हरमला हो, इब्ने जियाद हो, उमर इब्ने साद हो, खालिद बिन यजिद हो, कोई भी मुख्तार शफी के कहर से बच न सका। इतिहास के इन बड़े बड़े काले किरदारों को मुख्तार शफी की तरफ से किस तरह से ठिकाने लगाया गया था, ये भी अपने आप में एक बड़ा और गहरा टॉपिक है कि जिस पर किसी दिन हम एक अलग वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक सिर्फ मुख्तार शफी की जिंदगी है, तो इसलिए आप बस इतना समझिए कि इतिहासकार मानते हैं कि उस दौर में मुख्तार शफी की नॉलेज में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा था कि जिसने करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खिलाफ किसी भी तरह से हिस्सा लिया हो और उसको मुख्तार शफी ने कत्ल ना किया हो। एक रिवायत में तो ये भी दावा किया जाता है कि इब्ने जियाद का कटा हुआ सर मुख्तार शफी ने मदीने में मौजूद हजरत इमाम जैनुल आबिदीन के पास भिजवाया था, जिसको देखकर इमाम जैनुल आबिदीन ने पहले बैत से शो खत्म करने को कहा था और मुख्तार शफी के हक में दुआ भी की थी। बाज रिवायत ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके मुताबिक कई बार हजरत इमाम जैनुल आबिदीन मुख्तार शफी के तरफ से भेजे गए तोहफे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जबकि कुछ बार एक्सेप्ट भी किया। मगर दोस्तों, मुख्तार शफी की, जिसने बड़ी ही जबरदस्त तरीके से हजरत इमाम हुसैन के तमाम कातिलों से तो बदला तो ले लिया, वो अपनी ही सल्तनत को स्टेबल रखने में नाकामयाब साबित हुआ। बहुत जल्द ही ये छोटी सी हुकूमत अंदर से खोखली होने लगी और उसके पीछे मेन रीजन यही था कि मुख्तार शफी के दौर में यहाँ के जो गैर अरबी यानी अजमी लोग थे, उनका दबदबा काफी हो गया था और उन्होंने पावर मिलते ही यहाँ पर रहने वाले अरबी लोगों के खिलाफ जुल्म करना शुरू कर दिया। ये कह सकते हैं कि उनसे बदला लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले जब अरबियों का दबदबा हुआ करता था तो वो अजमी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, या ये कह सकते हैं कि उनको परेशान किया करते थे। हालात इतने खराब हो गए कि खुद मुख्तार शफी के कंट्रोल में नहीं रहे। नतीजा यह हुआ कि 67 हिजरी में मौके का फायदा उठाकर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की, जिनसे मुख्तार शफी के पहले से ही काफी इख्तिलाफात रहा करते थे और पॉलिटिकल दुश्मनी भी थी, उन्होंने अपने भाई मुसाब बिन जुबैर को एक बड़ा लश्कर लेकर कूफा पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। मुसाब बिन जुबैर के कूफा के इस बड़े घिराव के बाद जब मुख्तार शफी को वक्त के साथ ये महसूस हो गया कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तो वो मुसाब बिन जुबैर के पास आया और उसने यही कहा कि मैंने अपने रब से ये दुआ की थी कि वो मुझको बस इतनी जिंदगी अता करें कि मैं करबला के शहीदों का इंतकाम ले सकूं। और आज जमीन पर कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं है कि जो करबला में इमाम हुसैन और उनके घर वालों पर होने वाले जुल्मों सितम में शामिल रहा हो। दोस्तों, इसी जंग में ही मुख्तार शफी की कहानी का खात्मा हो गया था, क्योंकि मुख्तार शफी को खत्म कर दिया गया था। अब यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि इतिहास में हमेशा से ही और आज भी मुख्तार शफी को लेकर मुसलमानों में 2 ओपिनियन पाए जाते हैं। पहले ओपिनियन तो यही है कि इन्होंने इमाम हुसैन के कातिलों से चुन चुनकर बदला लिया, इसलिए ये बहुत बड़े हीरो थे। जबकि दूसरा ओपिनियन ये है कि बहुत सारे रिवायतों में इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने आखिरी दौर में नबूवत का दावा कर दिया था, और इस तरह की रिवायतें सुन्नियों या फिर सिया दोनों ही ग्रुप की किताबों में मौजूद है। यही वजह है कि इनको हीरो मानने वाले भी आप लोगों को दोनों ही ग्रुप में नजर आ जाएंगे और इनको विलन बताने वाले भी दोनों ही ग्रुप में नजर आएंगे। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिन रिवायतों में ये दावा किया जाता है कि इन्होंने आखिरी दौर में नबी होने का दावा किया था, इनमें से ज्यादातर रिवायत तो ऐसी है कि जिनको ऑथेंटिक माना ही नहीं जाता है, और अगर कुछ इस तरह के है भी जो ऑथेंटिक लेवल की है, तो उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनमें डायरेक्ट मुख्तार शफी का कहीं पर नाम मौजूद नहीं है। इसलिए इतिहास में वक्त आने वाले बहुत सारे स्कॉलर्स ने यह दावा किया है कि मुख्तार शफी के ऊपर ये एक झूठा इल्जाम है कि जो उस दौर में उनके दुश्मनों की तरफ से उनके बारे में मशहूर किया गया था, ताकि आम लोगों की नजर में उनको बदनाम किया जा सके
और जिन स्कॉलर्स ने मुख्तार शफी का इस तरह से बचाव किया है वो अपने दावे को मजबूत करने के लिए एक दलील भी पेश करते हैं कि हमको इन तमाम चीजों से उलट ऐसे बहुत सारे साहबा के नाम मिलते हैं कि जो लंबे वक्त तक न सिर्फ मुख्तार शफी के साथ उनकी मुहिम में शामिल रहे बल्कि उनके पीछे नमाजें तक पढ़ते रहे। अगर कोई इंसान नबी होने का दावा करता है या फिर नबूवत के झूठे दावे की तरफ बढ़ रहा होता तो सहाबा इकराम उस इंसान के पीछे नमाज क्यों अदा करते। साथ ही साथ इतिहास में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जैसे बड़े सहाबी की तरफ से मुख्तार शफी की जमानत दिलवाने का भी वाकया नकल किया जाता है और ये चीज भी दूसरे ओपिनियन को काफी स्ट्रांग करती है। तो कुल मिलाकर मुख्तार शफी इतिहास के ऐसे कैरेक्टर है जो हमेशा से ही काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं और जिनके बारे में कोई एक ओपिनियन बना लेना बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि आप लोग पाएंगे कि ज्यादातर मुस्लिम उलेमा यानी कि स्कॉलर्स या फिर जो इतिहास के भी एक्सपर्ट रहे हैं उन्होंने लंबी लंबी रिसर्च की और आखिर में इस मैटर पर खामोश रहना ही बेहतर समझा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से बेहतर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।